यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है एंड सर रिटर्न्स अंडर जीएसटी भी आपको बहुत शिद्दत से समझ में आया है। आइए बच्चों, स्पेशल रिटर्न्स अंडर जीएसटी जो हम पढ़ रहे थे बेटा, कंटिन्यू करते हैं। सर ध्यान देना, ये जो प्रोसीजरल चैप्टर्स है इसमें भी हम पूरा वक्त दे रहे हैं सर, सो दैट आपके एंड पे तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। एंड सर अगर आपके एंड पे माहौल बन गया तो हमारे एंड पे भी माहौल बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस स्टोरी रहेगी बेटा। क्लियर सर? मस्त होके बड़े, खुश होके बड़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड पूरा फोकस होकर इस लेक्चर को सुने। बहुत काम के लेक्चर्स है सारे, क्योंकि इसमें सर एग्जाम्स में जब क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत टफ नहीं बनते, इजी बनते, पर हम लोग क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं इन चैप्टर्स को, इसलिए मार्क्स कट जाते हैं बच्चों। आइए, जीएसटी को वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बना लेते हैं बेटा अपने लिए, एंड माहौल बनाते हैं शानदार वाला। और अगर आपको लेक्चर से मजा आ गया हो तो डू लाइक एंड कमेंट में जरूर बताएं कि माहौल बना कि नहीं बना बेटा। क्लियर? आइए बच्चों, रिटर्न्स अंडर जीएसटी सर, उसमें स्पेशल रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सबसे पहली बात, कंपोजिशन स्कीम वाले सप्लायर्स सर, इनको एनुअली एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है सर, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 जून या उससे पहले पहले। अच्छा, जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम पॉइंट आपको ऑलरेडी आते हैं बेटा, पर फिर भी ध्यान से सुनिए सर। अब इनको एनुअल रिटर्न जो फाइल करना पड़ता है फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सर, फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4 के फॉर्म में फाइल करना पड़ता है, 30 जून या उससे पहले पहले फाइल करना पड़ता है बेटा। सर इन्होंने जो भी परचेज किया होता है, सीन से खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ऑल्दो कंपोजिशन स्कीम में, पर है तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना बेटा यार, इसलिए इन्होंने जो इनवर्ट सप्लाई लिया है वो इनके जीएसटीआर 4A में ऑटो पॉपुलेट होकर रिफ्लेक्ट करता है बेटा। तो सप्लायर से जब इन्होंने खरीदा होगा, उन्होंने मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, मेरा जीएसटी नंबर उन्होंने पंच किया होगा वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 1, मेरे जीएसटीआर 4A में वो ट्रांजेक्शन ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। क्लियर? अब जीएसटीआर 4 जब एसएससी फाइल करता है, उसमें इनवॉइस वाइज इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको पंच करना पड़ता है। पर आउटवर्ड सप्लाई जो होते हैं बेटा, वो केवल कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन वो पंच करेगा, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाईज पे केवल 1% टैक्स पे करना पड़ता है। इंडिविजुअल बिल वाइज पंच भी कर देगा तो क्या फायदा रहेगा, वैसे भी छोटा बिजनेसमैन है यार, इतना काम नहीं आता उसको, इसलिए कंसोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाईज का उसको इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ता है। पर इनवर्ट सप्लाई का रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, जिससे भी परचेज किया, वो इनवॉइस वाइज उसको डेटा पंच करना पड़ता है बेटा। ओके डन सर। फिर पॉइंट नंबर सी आता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न्स फॉर द पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। मान लो 31 मार्च तक कोई एसएससी रेगुलर स्कीम में था और 1 अप्रैल से वो किस में आ रहा है सर, कंपोजिशन स्कीम आ रहा है, तो 31 मार्च तक, जिस दिन तक वो रेगुलर स्कीम में था, तब तक के लिए उसको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है? फिर उसके बाद वो जिस दिन से 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम है, तो 1 अप्रैल से वो जीएसटीआर 4 में आ जाएगा बेटा। ओके, और उसके लिए क्वार्टरली उसको टैक्स पे करना पड़ेगा थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 08। ओके चलिए, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न्स फॉर द पीरियड प्रायर टू एग्जिटिंग फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम। मालिक, मान लो 14 फेब को आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया 1.5 करोड़, या आप किसी कारण से कंपोजिशन से बाहर निकल गए, तो 14 फेब तक के जो ट्रांजेक्शन है जिसके लिए आप कंपोजिशन स्कीम में थे, उसके लिए आपको जीएसटीआर 4 प्लस जीएसटी सीएमपी 08 आपको फाइल करना पड़ेगा उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम में थे। और जैसे ही आप कंपोजिशन से बाहर गए, उसके बाद वाले सप्लाईज के लिए आपको जीएसटीआर 1 भी फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ेगा बेटा। आया ना भाई? तो 14 फेब के बाद वाले सप्लाईज के लिए जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी, 14 फेब तक की सप्लाईज के लिए, मतलब जिस मोमेंट तक आप कंपोजिशन में थे तब तक के लिए जीएसटीआर 4, एंड उस पीरियड के लिए जीएसटी सीएमपी 08 भी फाइल करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके मालिक, चलिए नाउ अगला टॉपिक आता है क्या, डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग यूएन नंबर। सर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास होता है ना, फॉरेन एम्बेसीज एटसेट्रा, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी इनवर्ट सप्लाईज ली है उसके लिए एक फॉर्म नंबर जीएसटीआर 11 के फॉर्म में इनको इनवर्ट सप्लाई का इंफॉर्मेशन पंच करना पड़ेगा। और सर इन्होंने इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उनका इनको रिफंड मिलता है बेटा। यस या नो? यस, तो रिफंड एप्लीकेशन भेजेंगे साथ में किसके, जीएसटीआर 11 के लिए। ओके मालिक, तो फॉर्म नंबर जीएसटीआर 11 इज द रिटर्न जिसमें ये इनवर्ट सप्लाई का सारा इंफॉर्मेशन पंच करते हैं, प्लस एप्लीकेशन फॉर रिफंड ये सबमिट करेंगे, तो इनको इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया है उन सब का रिफंड मिलता है यूएन होल्डर्स को। ओके मालिक, चलिए आइए फर्स्ट रिटर्न, सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न अंडर जीएसटी। सर जैसे 14 फेब को यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, दिस इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। 7 मार्च को आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया। कब मिला बेटा? 7 मार्च को। 14 फेब को यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर सिंस यू अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन
30 days, इसलिए effective date of registration will be 14th Feb itself when you became liable for registration. तो सर ऐसे केस में जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है आपको, उसके बाद जो रिटर्न फाइल करेंगे उस रिटर्न के अंदर 14 फेब से लेकर सर 6 मार्च तक जो सप्लाईज किए उन सबके ट्रांजेक्शन्स भी आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. तो ये बोलता है क्या, फर्स्ट रिटर्न की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो आपका फर्स्ट रिटर्न होगा उसमें वो सारे ट्रांजेक्शन आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे जो आपने अंडरटेक किए ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट व्हेन यू गॉट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. क्लियर, डन. आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा हिज आउटवर्ड सप्लाईज made during the said period in the first return furnished by him after grant of registration. कोई खास बात नहीं. Obviously ना यार, जो ट्रांजेक्शन किए उसके लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू होते हैं, तो उनके लिए रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना यार, तो वो सारे ट्रांजेक्शन आपको रिटर्न में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे फर्स्ट रिटर्न में. क्लियर, डन. आइए एनुअल रिटर्न हमने ऑलरेडी बात कर ली. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर 31st of December आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. पर हर एसएससी को, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, पर फॉलोइंग पर्संस आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द एनुअल रिटर्न. कौन कौन लोग? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, आईएसडी, पर्सन ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट और कलेक्ट द टैक्स. टीडीएस और टीसीएस वालों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. हाँ, टीसीएस वालों को एनुअल स्टेटमेंट जरूर सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 9 भी हमने आगे पढ़ रखा है. फिर एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखना ध्यान से, एक सेकेंड. सर any department of the central government or state government or local authority whose books of accounts are subject to audit by C&AG, Comptroller and Auditor General of India, या an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force. तो सर इनके अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं यार, तो कोई गड़बड़ नहीं होती बेटा. इसलिए यहां पर सर सिंस इनका ऑडिट हो रहा है सर, इसलिए इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. प्लस persons supplying online information or database access or retrieval services from outside India, इन लोगों को भी सर कोई एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. तो कौन कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. देखो लॉजिकल क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए कुछ दिनों के लिए दूसरे स्टेट में गया, क्या एनुअल रिटर्न फाइल कराना बेटा? एनआरटीपी कुछ लोग कुछ दिन के लिए इंडिया में आया सर. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर केवल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है सर. फिर टीडीएस वाले, टीसीएस वाले, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनका ऑडिट ऑलरेडी हो रहा है साहब, एंड ओआईडी सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे हैं बेटा, इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. कोई एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट इनको नहीं है. क्लियर. प्लस कमिश्नर चाहे तो कुछ लोगों को और भी एग्जाम कर सकता है फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जिनका भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपके सिलेबस में नहीं आता पर नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹2 crores है, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू ₹2 crores आर नॉट सपोज टू फाइल एनुअल रिटर्न. जबकि यहाँ क्या लिखा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न. पर एक कमिश्नर ने पावर देके एग्जम्पशन दिया हुआ है किसको? जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू ₹2 crore, तो उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. ये आपके सिलेबस में नहीं आता, नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको बेटा. क्लियर. इस तरह के पावर दे रखे कमिश्नर को कि ये चाहे तो किसी भी लोग को एग्जाम कर सकता है फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न. ओके. फर्दर सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर इज एक्सीडिंग ₹5 CR, वो करंट फाइनेंशियल ईयर का जब एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उसके साथ साथ एक सर सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करेंगे, जिसके अंदर वो बताएंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो टर्नओवर है और जीएसटी वाले अकाउंट्स में जो टर्नओवर है उनमें कितना गैप आ रहा है और क्यों गैप आ रहा है. क्लियर. रिकंसिल करके देंगे बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, डन. सर आइए अब आता है क्या, डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न्स, सेक्शन 46 एंड 47. सर तुम्हारी इस एक गलती का कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं, है ना भाई? सरकार आइए. सर सबसे पहली बात, अगर रिटर्न फाइल करने में कोई लेट होता है, जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हमने पढ़ ली, उससे लेट अगर होता है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको एक नोटिस इश्यू करेगा. नोटिस विल बी इश्यू टू द रिटर्न डिफॉल्टर्स. सर अगर किसी ऐसे को रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया, या फिर मतलब रिटर्न फाइल नहीं किया, लेट हो गया मतलब फाइल नहीं किया अब तक, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया या फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उसको नोटिस इश्यू किया जाएगा कि आपका रिटर्न पेंडिंग है, जल्दी से फाइल करें और अगले 15 दिन में रिटर्न सबमिट कर देना. और हाँ उसमें लिखा है कि नेक्स्ट 15 डेज में रिटर्न सबमिट कर देना. पर अगर नेक्स्ट 15 डेज में उन्होंने रिटर्न सबमिट नहीं किया तो ऐसे केस में एक आगे फाइनल लेवल पे आएगा चैप्टर, तो बताऊंगा तुम्हें मैं. डिपार्टमेंट के पास पावर अराइज हो जाता है कि वो अपने अवेलेबल इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स और
डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। क्लियर? अगर आपने 15 दिन में रिटर्न फाइल नहीं किया तो, समझे मेरी बात? सर ये रिलेवेंस होता है कि 15 दिन में रिटर्न फाइल कर देना, नहीं फाइल किया तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके ऑर्डर पास कर देंगे, और टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। समझे? यस। अब मैं कह रहा हूं रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, 15 दिन में रिटर्न फाइल किया है नहीं किया, मैं तो कह रहा हूं अगले दिन रिटर्न फाइल कर दिया, तो भी लेट फाइलिंग फी तो आपको पे करनी पड़ेगी। इसको पेनल्टी नहीं बोलते, इसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, इसको लेट फाइलिंग फीस बोलते बेटा, फॉर डिलेड इन फाइलिंग द रिटर्न। सर अब डिलेड फाइलिंग रिटर्न के लिए लेट फाइलिंग फी कितना है? भले वो स्टेटमेंट आउटवर्ड सप्लाई हो, रिटर्न हो, फाइनल रिटर्न हो, या टीसीएस स्टेटमेंट बाय ईसीओ हो, लेट फाइलिंग फी इज ₹100 पर डे अंडर सीजीएसटी एक्ट, during which failure continues, or ₹5,000 whichever is lower. Maximum is 5,000 late filing fee under CGST Act. सुना, 100 रुपए पर डे और 5,000 whichever is lower under CGST. पता है? Equal late filing fee is leviable under SGST Act also. मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो 100 रुपए CGST का है तो 100 रुपए SGST का भी हो गया, टोटल कितना हो गया? 200 रुपए। 5,000 रुपए CGST का तो 5,000 रुपए SGST का भी, टोटल हो गया कितना? 10,000 रुपए। तो 200 रुपए पर डे और ₹10,000 whichever is lower is the practically late filing fee. है ना भाई? सर पर एग्जाम में सीजीएसटी एक्ट ही पूछा जाता है आपसे, इसलिए वहां पे 100 रुपए पर डे ब्रैकेट में सीजीएसटी एक्ट और ₹5,000 अंडर ब्रैकेट में सीजीएसटी एक्ट whichever is lower, ये जरूर लिख के आइएगा बेटा, है ना? सर ये सीजीएसटी का लेट फाइलिंग फी है, प्रैक्टिकली इतना लेट फाइलिंग फी होता है क्योंकि इक्वल लेट फाइलिंग फी इज एप्लीकेबल अंडर एसजीएसटी एक्ट ऑल्सो बेटा। पर 100 रुपए पर डे, भाई कोई आदमी प्रैक्टिकली बात करे अगर अपन 200 रुपए पर डे हो गया, 10 दिन लेट हो गया, मतलब 2,000 रुपए लेट फाइलिंग फी होगी, कमाई नहीं होती यार इतनी तो। इसीलिए सर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? लेट फाइलिंग फी को रिड्यूस किया है। कितना रिड्यूस किया? ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चन के बनते हैं डायरेक्ट, वो भी कोई टफ पॉइंट नहीं है, होता क्या हम हल्के में लेते हैं और याद ही नहीं करते, इसमें तो याद ही करना पड़ेगा ना यार आपको। सर लेट फाइलिंग फी कितना है? अगर जीएसटीआर 1 फाइल करने में लेट हो गए और अगर जीएसटीआर 1 वाज नील, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाईज इन द टैक्स पीरियड, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, नील रिटर्न अगर है तो 10 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 250 इज द लेट फाइलिंग फी अंडर सीजीएसटी एक्ट। बट सर रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ CGST payable in the said return is nil. सर अगेन अभी बात करिए जीएसटीआर 1 की, अब बात कर रहा हूं क्या जीएसटीआर 3B की, या अगर कंपोजिशन स्कीम सप्लायर है तो जीएसटीआर 4 की। अगर अगेन टैक्स पेबल इज निल, मतलब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निल होनी चाहिए बेटा। निल का मतलब ये नहीं होता 10 लाख की टैक्स लायबिलिटी, 10 लाख का, अगर आप यहां लिखता हूं 10 लाख का लायबिलिटी, 10 लाख का आईटीसी, नेट पेबल कितना है? 0, इसको निल नहीं बोलते हैं। निल किसको बोलते हैं? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ही निल है। तो हुज टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेबल इन द सेड रिटर्न इज निल, और 3B फाइल करने में लेट हो गया, जीएसटीआर 4 फाइल करने में लेट हो गया, तो लेट फाइलिंग फी कितना है? अगेन ₹10 पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम 250 अंडर सीजीएसटी एक्ट, बस। पर अगर निल लायबिलिटी नहीं है, निल रिटर्न नहीं है, और अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹1.5 करोड़, पिछले साल का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम था, तो ऐसे केस में जीएसटीआर 1 हो, 3B हो या 4 हो, लेट फाइलिंग फीस ₹25 पर डे, मैक्सिमम ₹1000। पर अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ था बट अप टू ₹5 करोड़ था, तो ऐसे केस में जीएसटीआर 1 हो या 3B हो, देखो जीएसटीआर 4 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीएसटीआर 4 के लिए एलिजिबल नहीं है। जीएसटीआर 4 कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए होता है, या तो टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है बेटा, तो कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए टर्नओवर तो 1.5 करोड़ है, उससे कम ही होता है प्रीवियस ईयर का बेटा, इसलिए यहाँ पे जीएसटीआर 4 लिखा हुआ नहीं है। तो जीएसटीआर 1 या 3B फाइल करने में लेट हो गए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम था पर 1.5 करोड़ से अबव था, तो सर ऐसे केस में लेट फाइलिंग फी कितना है? 25 पर डे, पर मैक्सिमम 2500 हो गया है आपका अंडर सीजीएसटी एक्ट लेट फाइलिंग फी। ठीक है मालिक? सर पर ध्यान देना बच्चों, आपका टर्नओवर कुछ भी हो, अगर नील रिटर्न है या नील जीएसटीआर 1 है तो लेट फाइलिंग फी तो ₹10 सब्जेक्ट मैक्सिमम 250 ही है। ये 1.5 करोड़ टर्नओवर, 5 करोड़ टर्नओवर कब देखने का? जब नील रिटर्न नहीं है तब। अच्छा नील रिटर्न नहीं है तो टर्नओवर मोर देन 5 CR है, टर्नओवर मोर देन 5 CR है, तो ऐसे केस में लेट फाइलिंग फी 100 रुपए पर डे ही है बेटा, सब्जेक्ट मैक्सिमम 5,000 रुपए। बेनिफिट नहीं मिलेगा लेट फाइलिंग फी रिड्यूस करने वाला बेटा, रिड्यूस वाला बेनिफिट किसके लिए? छोटे बिजनेसमैन के लिए बेटा, है ना भाई, जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। फिर टीडीएस
डायरेक्टर्स अगर अपना रिटर्न फाइल करने में लेट होते हैं GST-7 ₹25 पर डे, मैक्सिमम ₹1000। ISD GST-6 फाइल करने में लेट हो गए ₹25 पर डे, मैक्सिमम ₹5000। फिर रजिस्टर्ड NRTP जिसका नील रिटर्न अगर है तो GST-5 फाइल करने में लेट हुआ तो ₹10 पर डे, मैक्सिमम 5000। एंड अगर अदर देन नील रिटर्न है NRTP का, GST-5 फाइल करने में लेट हो गया ₹25 पर डे, मैक्सिमम ₹5000 इज द लेट फाइलिंग फी। सर अब देखो इधर Amazon.in TCS वाले अगर अपना GST-8 फाइल करने में लेट हो गए तो यहाँ पे कोई लेट फाइलिंग फी रिड्यूस नहीं करी उनके लिए। तो ऐसे केस में अगेन कह रहा हूं सर ₹100 पर डे ही लेट फाइलिंग फी है, किनके लिए? TCS वालों के लिए बेटा। फाइनल रिटर्न फाइल करने में लेट हुए, अगेन कोई लेट फाइलिंग फी रिड्यूस नहीं करी, ₹100 पर डे, मैक्सिमम ₹5000 अंडर CGST एक्ट। समझे मेरी बात? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सर कीप इन माइंड व्हाट इज द लेट फाइलिंग फी फॉर विच पर्सन। ये याद करना पड़ेगा टेबल आपको बेटा, बहुत इजी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा इनका। अच्छा, एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए तो लेट फाइलिंग फी कितना है? ₹100 पर डे अंडर CGST एक्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट whichever is lower। मतलब ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, पूरे साल का जो टर्नओवर था उसका 0.25% अंडर CGST एक्ट, whichever is lower is the late filing fee। पर अगेन लेट फाइलिंग फी को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? रिड्यूस किया है फ्रॉम 2022-23 ऑनवर्ड्स। और लेट फाइलिंग फी कितना कर दिया बेटा? सर अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर था इन द करंट फाइनेंशियल ईयर जिसका एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हुआ है, देखो इसमें प्रीवियस फाइनेंशियल नहीं देखने का, क्योंकि एनुअल रिटर्न तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद ही फाइल करते हो। तो फाइनेंशियल खत्म हो गया तो आपका टर्नओवर भी पता होगा ना आपको बेटा यार। तो अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम था जिसका आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, तो सर ऐसे केस में लेट फाइलिंग फी कितनी है? ₹25 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। एंड अगर 5 करोड़ से ज्यादा पर अप टू ₹20 करोड़ था, more than 5 crore but to ₹20 crore in the relevant financial year, तो सर ऐसे केस में लेट फाइलिंग फीस ₹50 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट है ना। दिस इज द लेट फाइलिंग फी अंडर CGST एक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सर? रेस्पेक्टिव SGST एक्ट या UTGST एक्ट में इक्वल लेट फाइलिंग फी इज ऑल्सो एप्लीकेबल है ना भाई? यस, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ बेटा। तो ये लेट फाइलिंग फी की कहानी बताई बच्चों, है ना। इसमें समझने लायक कुछ ऐसा ज्यादा नहीं था, जो समझने लायक था मैंने आपको समझाया, लॉजिक जो था मैंने बताया। पर ये लेट फाइलिंग फी आपको याद करनी पड़ेगी, कौन से केस में कितना याद करना पड़ेगा। ओके, मैंने सुंदर सा चार्ट बना रखा है, इसे बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा बेटा। आइए बच्चों, GST प्रैक्टिशनर। सर ये क्या होते हैं? क्या होता है बच्चों कि अगर आप एलिजिबल हो एज अ GST प्रैक्टिशनर, आपके पास रिक्वायर्ड रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, तो आप GST पोर्टल पे जाके, जैसे टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं, अगर वो एलिजिबल है जो क्राइटेरिया दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो GST पोर्टल पे जाके एज अ GST प्रैक्टिशनर अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब एसएससी को जब रिटर्न फाइल करना होता है, वो अगर GST प्रैक्टिशनर की तरह के थ्रू रिटर्न फाइल करवाना चाहता है, तो GST प्रैक्टिशनर खुद के लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्लाइंट का डेटा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट उसको ऑथराइज करता है कि ये मेरा GST प्रैक्टिशनर है, ये मेरे बिहाफ पे ये काम कर सकता है। तो बिना एसएससी के लॉगिन आईडी पासवर्ड के, बिना एसएससी के क्रेडेंशियल्स के ही जो GST प्रैक्टिशनर है वो खुद अपने खुद के लॉगिन आईडी पासवर्ड से GST पोर्टल पे लॉगिन कर सकता है और क्लाइंट का डेटा एक्सेस करके अपना जो क्लाइंट का GST-1 या 3B या जो भी उसको काम करना है वो कर सकता है ना भाई। इसको बोलते हैं GST प्रैक्टिशनर। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब सीए लोग रिटर्न फाइल करते हैं क्लाइंट का, तो क्लाइंट को फोन करके क्लाइंट का ही यूजर आईडी पासवर्ड जो हमारे पास होता है वो लेते हैं, ओटीपी हम उससे पूछ लेते हैं फोन पे और ओटीपी डाल के फिर रिटर्न सबमिट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कि एसएससी खुद रिटर्न फाइल कर रहा है, कोई और फाइल नहीं कर रहा है, उसने खुद ने ओटीपी दिया है, खुद का लॉगिन आईडी पासवर्ड है बेटा। पर अगर GST प्रैक्टिशनर करता है तो क्या करता है, खुद के लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्लाइंट का डेटा एक्सेस कर लेता है, तो वहां GST प्रैक्टिशनर ने रिटर्न फाइल किया है ना भाई। एसएससी ने रिटर्न फाइल किया थ्रू GST प्रैक्टिशनर। क्लियर? पढ़ो, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर GST प्रैक्टिशनर। कौन कौन हो सकते हैं GST प्रैक्टिशनर? फर्स्ट, अ पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, आता माजी सड़क लिए नहीं होनी चाहिए बेटा, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, मुजरिम करार दिया गया किसी कोर्ट से तो आप किसी के GST प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते बेटा। फिर प्लस satisfies any of the following conditions. First, retired officer of the commercial tax department of any state government or CBIC,
who during service under government had worked in a post not lower than the rank of group B gazetted officer for a period of at least 2 years or more than 2 years, आया ना भाई, प्लस एन या फिर enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under the earlier indirect tax laws for a period of not less than 5 years. जो पुराने सर्विस टैक्स वेट लॉज थे, एक्साइज लॉ थे, उनमें सेल्स टैक्स रिटर्न प्रिपेयर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर था फॉर एटलीस्ट 5 years. या फिर acquired any of the prescribed qualifications which are mentioned below. सर अब prescribed qualification क्या है? फर्स्ट ग्रेजुएट. वाह वाह वाह, आज पता पड़ा बीकॉम करने का फायदा क्या रहा. तो भले ही कोई और डिग्री होना हो, बीकॉम अगर आप हो तो यस यू आर एलिजिबल फॉर जीएसटी प्रैक्टिशनर बेटा. ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग अ डिग्री इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी established under any law for the timing in force. Second, degree examination of any foreign university recognized by any Indian university is equivalent to degree examination mentioned in subclause 1 beta. Then any other examination notified by the government भी time to time exam conduct कराती है as a GST practitioner के लिए eligible होना है तो बेटा, on the recommendation of the GST council for this purpose. Any degree examination of Indian university or of any foreign university recognized by any Indian university is equivalent to the degree examination. And last, has passed final examination of the Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India और Institute of Cost Accountants of India. उसके फाइनल एग्जामिनेशन पास कर लिए तो भी आप एलिजिबल हो एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर. आप जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाना, अपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना और अप्लाई करना एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर. यस, यू विल गेट दी लाइसेंस एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर बेटा. नाउ what are the activities which can be undertaken by a GST practitioner? आप क्या काम कर सकते हो as a GST practitioner? GST practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of a registered person if so authorized by him. अगर client authorize करता है तो ये following काम आप कर सकते हो. क्या क्या? Furnish details of the outward supplies, furnish monthly, quarterly, annual or final return, make deposit for credit into electronic cash ledger, make a claim for refund, make an application for registration, amendment or cancellation, furnish information for generation of e-way bill, furnish details of चालान in prescribed form. ये जॉब वर्क के चालान होते हैं बेटा. अगर आपने कोई गुड्स जॉब वर्क करके भेजा है, वापस आया तो उसके जो चालान होते हैं वो फिल कर सकता है बेटा. file an application for amendment or cancellation of enrollment of a transporter or a warehouse operator, and file an intimation to pay tax under composition scheme or withdrawal from the said scheme बेटा. कंपोजिशन में आना है या कंपोजिशन से बाहर निकलना है बेटा. पर सर इनके लिए क्लाइंट ने अगर आपको ऑथराइज किया तो जीएसटी प्रैक्टिशनर इनमें से कोई भी काम कर सकता है. पर वेयर एनी एप्लीकेशन रिलेट्स टू केसेस कवर्ड इन क्लॉज नंबर डी, ई और आई. डी, ई और आई. डी रिफंड के लिए, ई रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन या अमेंडमेंट के लिए, आई कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए या उसके बाहर निकलने के लिए. अगर आपने इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करी है तो अ कंफर्मेशन शैल बी सॉट फ्रॉम दी रजिस्टर्ड पर्सन एंड द एप्लीकेशन शैल नॉट फर्दर प्रोसीड अंटिल रजिस्टर्ड पर्सन गिव्स हिज कंसेंट टू द सेम. एक्चुअली उसके पास ओटीपी वापस जाएगा, ईमेल कंफर्मेशन जाएगा, वो कंफर्म करेगा, तब जाके ये सबमिट होगी एप्लीकेशन. वरना डायरेक्ट जीएसटी प्रैक्टिशनर ये काम नहीं कर सकता. कारण क्या है? मान लो क्लाइंट ने जीएसटी प्रैक्टिशनर उसकी फीस नहीं दी तो सर उसने क्या किया, लॉगिन किया और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल. तो सर दुनिया लूट जाएगी ना यार एसएससी की. तो यार या उसने कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल गया, रेगुलर स्कीम के लिए ऑप्ट कर लिया और एसएससी को पता ही नहीं सर, तो बैंड बजेगी ना उसकी यार. इसलिए एक बार कंफर्मेशन वापस से क्लाइंट को देना पड़ता है अगर इन तीन में से कोई भी एप्लीकेशन अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर ने करी है तो. बेटा क्लियर, डन. कोई खास बात नहीं थी, कोई टफ बात नहीं थी, सिंपल सा टॉपिक था. आइए अब हम छोटा सा 2 टॉपिक बचे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी. जैसा आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या सर, हर गुड्स और हर सर्विस को एक यूनिक एचएसएन नंबर दिया गया है. सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जितने भी मेंबर कंट्रीज है उन सब के लिए एक एग्रीमेंट किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसके थ्रू उन्होंने एक डमी शेड्यूल इशू किया. उसी को हमने फॉलो किया सो दैट पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेंबर कंट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी मेंबर कंट्री, उन सब में सिस्टम ऑफ नंबरिंग, नॉमेनक्लेचर सिमिलर रहे, हार्मोनाइज रहे. इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर.
सर अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, हर गुड्स को सिस्टमेटिक नंबर देने के लिए 8 डिजिट कोड रखा। अब 8 डिजिट कोड जैसे लाखों गुड्स है साहब, सर उसको किस तरह सिस्टमेटिक जमाया, इन्होंने पूरे टैरिफ को, जो रेट का शेड्यूल दे रखा है उसको पूरे को सेक्शंस में डिवाइड किया। सेक्शंस मतलब हिस्से, फिर उसको फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड किया, फिर हर चैप्टर के अंदर हेडिंग्स में गुड्स को डिवाइड किया, ग्रुपिंग किया बेटा, फिर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग दिया और फिर टैरिफ आइटम दिया और यहां जाके रेट ऑफ टैक्स दिया 18% है कि 5% है, सर जो भी रेट है। क्लियर? अगर आपको किसी भी गुड्स पर या सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स निकालना है तो आपको ये पूरा पड़ाव पार करना पड़ेगा, तब जाके आप बनेंगे क्या, करोड़पति। सर आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स, कौन सा सर्विस कौन से चैप्टर में फॉल करता है, कौन से हेडिंग में फॉल करता है, उसके कौन सा सब हेडिंग में फॉल करता है, तब जाके आपको टैरिफ आइटम निकलेगा और गुड्स का रेट या सर्विसेज का रेट आपको समझ में आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप उस गुड्स या सर्विस को क्या कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे। और अगर आपने किसी गुड्स या सर्विस का एक बार एचएसएन कोड निकाल दिया तो जितने भी सर वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर कंट्री है उन सब के टैरिफ में उसी नंबर पे वही गुड्स उसी जगह मिल जाएगा, बस वहां की उस देश की रेट ऑफ टैक्स अलग होगी, हमारे देश की रेट ऑफ टैक्स अलग हो सकती है, आए ना। पूरे वर्ल्ड में उसी नंबर पे सारी गुड्स, उसी नंबर पे वो गुड्स हर देश में मिलेगी जहां जहां भी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्री है बेटा, आए ना भाई। फिर जब शेड्यूल शुरू होता है, ये जो रेट का शेड्यूल शुरू होता है उसमें चैप्टर शुरू होते हैं या सेक्शन शुरू होते हैं, उसमें सर कुछ नोट्स दिए होते हैं, explanatory notes to explain or to govern the entries in that particular section or chapter। उसको सर सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स बोलते हैं बेटा, वो भी लॉ का पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दे रखे हैं, ये सब आपके सिलेबस में नहीं आते हैं, जो हम फाइनल लेवल पे जाके पढ़ेंगे। जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे रखे हैं, आया ना भाई, जस्ट टू क्लियर डायरेक्शन एज टू हाउ द नॉमेनक्लेचर इन द शेड्यूल टू बी इंटरप्रेटेड, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा होता है क्या सर शेड्यूल, और उसके बाद आप रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे बेटा, है ना भाई, कोई खास बात नहीं सर, एक बार वो रीड कर लीजिए। अंडर जीएसटी गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एचएसएन हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कस्टम टैरिफ। सर कस्टम का जो टैरिफ है एचडी जीएसटी का टैरिफ है बेटा, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री सब में भी सेम टैरिफ है बेटा, बस रेट ऑफ टैक्स सबका अलग अलग दे रखा है, कस्टम में रेट ऑफ टैक्स अलग है, जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स अलग है बेटा, और हर कंट्री का अपना अपना अलग रेट ऑफ टैक्स हो सकता है, पर एचएसएन वही रहेगा बेटा। वंस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हैज बीन डिटरमाइंड ऑन दिस बेसिस, एप्लीकेबल रेट हैज टू बी डिटरमाइंड एज पर द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द रेट नोटिफिकेशन इशूड अंडर जीएसटी। इंडिया हैज एक्सटेंडेड द एचएसएन अप टू 8 डिजिट एचएसएन कोड दिया गया, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। सेम इज द केस विद द सर्विसेज आल्सो। सर न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस हैज बीन डिवाइडेड अंडर जीएसटी बेटा, पहले एचएसएन केवल गुड्स के लिए हुआ करता था, अब सर्विसेज के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, ठीक है मालिक। अब द सर्विसेज ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्शन हैव बीन क्लासिफाइड अंडर वेरियस सेक्शंस, हेडिंग्स एंड ग्रुप्स। चैप्टर नंबर 99, एक्चुअली पहले गुड्स के 98 चैप्टर्स है टोटल बेटा, टैरिफ के अंदर 98 चैप्टर्स में डिवाइडेड है सारी गुड्स का लिस्ट, और 99th नंबर का 99th नंबर का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया सर्विसेज के लिए अलग से बेटा, हैज बीन असाइन्ड फॉर सर्विसेज। ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस हेडिंग्स व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। इट्स फर्दर डिवीजन इज मेड इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ आइटम या सर्विस रेट कोड। रेट ऑफ टैक्स इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद सर्विस कोड इन विच सर्विस इज क्लासिफाइड। सर चैप्टर दिया 99, उसमें सेक्शन दिया, मतलब पार्ट के हिस्से किए, फिर हेडिंग दिया, फिर ग्रुप दिया, फिर टैरिफ आइटम दिया, और सर यहां जाकर आपको रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है 18% है कि 5% है, क्या रेट ऑफ टैक्स है बेटा, ओके। तो आपको करोड़पति बनना तो ये पूरा पड़ाव पार करना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं सर, क्लियर। इसी के साथ सर ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रखा था रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, वो भी मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, कोई खास बात नहीं है। फाइनल लेवल पाएंगे तो पूरा क्लासिफिकेशन का अलग चैप्टर मिलेगा आपको, और इसी के साथ ये रिटर्न्स अंडर जीएसटी के भी छोटे छोटे पॉइंट भी खत्म होते हैं। अब आई होप आपको समझ में आया बेटा, थोड़ा मोनोटोनस लगता है बेटा, थोड़ा बोरिंग लगता है, पर सर ये सारे पॉइंट काम के हैं, एग्जाम इनके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इग्नोर ना करें, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट। एंड सर माहौल अगर बन गया तो डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स में कि सर माहौल बना कि नहीं बना, एंड सर डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि सर हर वो स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, सर
अगर उसने सही डायरेक्शन में अच्छे से पढ़ाई कर ली तो माहौल जबरदस्त शानदार बनने ही वाला है। माय ऑल विशेस आर फॉर यू गाइज। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।